नमस्कार, प्रदीप कृष्णात्री बात कर रहा हूँ और हम आज आखिरी लेसन कंटेंट एनालिसिस पे करने वाले हैं। मोर स्पेसिफिकली क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस पे हम करने वाले हैं और इसके दो चरण और हैं, स्टेप 9 एंड स्टेप 10। दोनों बहुत ही छोटे हैं, इसके लिए दोनों को मैं एक साथ मैंने क्लब कर दिया है। तो स्टेप 9 क्या है? स्टेप 9 है एनालाइज द कलेक्टेड डेटा। जितना भी डेटा आपने कंटेंट एनालिसिस के द्वारा कलेक्ट किया है उसको आप जो है एनालिसिस करना शुरू करें। अब जो मैंने अभी तक कंटेंट एनालिसिस के रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, कुछ हिंदुस्तानी जर्नल्स के अंदर, कुछ विदेशी जर्नल्स के अंदर, कुछ टॉप रेटेड जर्नल्स के अंदर, उसमें मूलतः मैंने 3 तरह की एनालिसिस पाई है। जो बिल्कुल हल्की एनालिसिस कह लीजिए, उसमें सिर्फ परसेंटेजेस होते हैं, ना हाइपोथेसिस होती है, फ्रीक्वेंसीज दे दी जाती हैं कि भाई ये इसमें इतना था, ये इसमें था 100 में से इतना ये परसेंटेज था। ऐसे आर्टिकल्स, रिसर्च आर्टिकल्स आपको प्राय फॉरेन जर्नल्स में आजकल बिल्कुल देखने को नहीं मिलते हैं। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं या कोई सीरियस काम कर रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन ये रहेगा कि इसको बिल्कुल प्रिलिमिनरी मार के चलें, प्रिलिमिनरी है ना, और इसको अपना आधार ना बनाएं। कहने का मतलब ये कि आपकी जो थीसिस लिख रहे हैं या जो रिसर्च आर्टिकल्स लिख रहे हैं उसमें केवल इतना ना कहें कि भाई इंटरनेशनल न्यूज़ को जो है ये 20% था, नेशनल न्यूज़ जो है वो इतने प्रतिशत थी, स्पोर्ट्स न्यूज़ इतने प्रतिशत थी, इकोनॉमिक न्यूज़ इतनी प्रतिशत थी, व्यूज़ इतने थे, न्यूज़ इतने प्रतिशत थे। इस तरह की बात से आप कहने को बचें। केवल आपका जो रिसर्च आर्टिकल है उस पर फोकस ना करें। एक तो मुझे आपसे ये बात करनी थी, डिस्क्रिप्शन हो सकता है मगर केवल वही ना रहे, है ना। एक बात तो ये कि इसका मतलब ये है कि आपको हाइपोथेसिस होनी चाहिए और आप उसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होनी चाहिए। अब जब मैंने जो रिसर्च पेपर्स देखे हैं उसमें मैंने मूलतः 2 तरह की स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पाई है, या कह लीजिए 2 मेथड्स इस्तेमाल हुए हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में। जब आप सिर्फ फ्रीक्वेंसीज़ काउंट करते हैं कि भाई इतने परसेंट, इतने फ्रीक्वेंसीज़ आपको इंटरनेशनल न्यूज़ की मिली, इतनी नेशनल की मिली, इतनी इकोनॉमिक की मिली, इतनी लोकल न्यूज़ थी, जैसा भी आपने विभाजन किया है, तो उसकी जो है ना उसका आप कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के रूप से आप कर सकते हैं कि इंटरनेशनल न्यूज़ फ्रंट पेज पे कितनी थी और नेशनल न्यूज़ कितनी थी। इन दो के आप जो है इसका जो है आप काई स्क्वायर कर सकते हैं। जब आपने सिर्फ फ्रीक्वेंसीज काउंट करी हैं और आपको जनरली ये शायद देखने को मिले कि नेशनल न्यूज़ ज़्यादा होती है, इंटरनेशनल न्यूज़ अक्सर जो है वो कम होती है, तो ऐसी स्थिति में आप इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि आपने सिर्फ फ्रीक्वेंसीज काउंट की हैं, नंबर्स हैं आपके पास, इसके लिए आप उसका काई स्क्वायर करते हैं। और बहुत सारे पेपर्स में जो है काई स्क्वायर होता है और कुछ ऐसे भी पेपर होते हैं जिसमें कुछ चीज़ें, कुछ हाइपोथेसिस जो हैं वो काई स्क्वायर के द्वारा टेस्ट की जाती हैं और कुछ जो है ना उससे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और इम्प्रूव्ड जो है ना स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाई जाती है। इम्प्रूव्ड तो नहीं मगर उसके लिए ज़्यादा पावरफुल जो है स्टैटिस्टिकल टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं और वो उस समय किए जाते हैं जब आपने वेरिएबल्स को जो है इंटरवल या रेशो लेवल पे मेजर किया है। तो जब आप अपनी सिनॉप्सिस लिखते हैं या अपना जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रपोज़ल बनाते हैं, सबमिट करते हैं क्लाइंट को, ऐसी स्थिति में आपको पहले तय कर लेना चाहिए, प्रपोज़ल के दौरान ही या सिनॉप्सिस के दौरान ही आपको ये तय कर लेना चाहिए कि मैं अपने वेरिएबल्स को इस तरह मेजर करने वाला हूँ और अगर मैं ये इस तरह मेजर कर रहा हूँ तो मुझे ये जो है स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाने चाहिए। तो मूलतः जब आप इंटरवल या रेशो लेवल का मेजरमेंट होता है आपके वेरिएबल्स का, तो आप जो हैं उसमें मोटे मोटे रूप से 2 तरह के टेस्ट लगाते हैं। एक टेस्ट ऑफ कंपैरिजन लगाते हैं और एक टेस्ट ऑफ एसोसिएशन लगाते हैं, है ना। जब टेस्ट ऑफ कंपैरिजन लगाते हैं तो उसमें कुछ सीमित टेस्ट होते हैं, जैसे टी टेस्ट हो जाता है, जैसे आपके जो है मेनोवा हो जाता है, आपका एनोवा हो जाता है। बहुत ही ऊंचे चले जाएं तो ये बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, जैसे डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस हो गया। मैं कुछ नामें बता रहा हूँ, इसकी आप ज़्यादा चिंता ना करें। ये टी टेस्ट भी अपने आप में एक बहुत ही काफ़ी बार इस्तेमाल किया जाता है जब आपका लेवल ऑफ मेजरमेंट इंटरवल या रेशियो होता है। टेस्ट ऑफ एसोसिएशन में आप इसमें कोरिलेशन लगा सकते हैं, आप रिग्रेशन लगा सकते हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें आप लगा सकते हैं। तो पॉसिबल हो अगर आपको अपनी पीएचडी के अंदर या अपने जब काम कर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि आपका वेरिएबल्स का लेवल ऑफ मेजरमेंट जो है वो इंटरवल हो,
या रेशियो हो, जिससे कि आप जो है ना थोड़े से ज़्यादा पावरफुल टेस्ट इसमें लगा सकें। तो ये एनालिसिस स्टेप 9 के बारे में था, जिसका अपना शीर्षक था एनालाइज द कलेक्टेड डेटा। तो और उसके बाद आप जानते हैं कि क्या करना पड़ता है। उसके बाद 10वां और अंतिम स्टेप जो कंटेंट एनालिसिस का होता है वो कहते हैं ड्रॉ इन्फ्रेंसेस इन कंक्लूजन। तो अब आपने जो चाहे आपने काई स्क्वायर लगाया हो, चाहे आपने टी टेस्ट लगाया हो, कई अन्य टेस्ट भी लगा दिया हो, तो भी आपको जो है ना इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने पड़ते हैं और फिर आपको कंक्लूजन्स बनाना पड़ता है। कंक्लूजन्स पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है आपको समझाना चाहिए। तो कंक्लूजन्स आप कह सकते हैं दो तरीके से, स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन और दूसरा होता है प्रैक्टिकल कंक्लूजन्स। स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन का मतलब है कि आपने ये हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया या आपने उसको सपोर्ट कर दिया है, इस तरह की, और आपको 2 या 3 लाइन में आप स्टैटिस्टिकल जो अपना कंक्लूजन दे देते हैं ना। उसका एक तरीका होता है देने का, है ना। तो वो आपको जानना चाहिए। किसी भी किताब या आपके सुपरवाइज़र आपको बता देंगे कि इनका ये जो कंक्लूजन स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है। प्रैक्टिकल कंक्लूजन का मतलब ये है कि आप जिस संदर्भ में, जिस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो आपने हाइपोथेसिस चुनी है उसका मतलब क्या हुआ है ना। रियल लाइफ में उसका मतलब क्या होता है। स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन तो लोगों को समझ में भी नहीं आता है, उसका ज़्यादा फ़ायदा इस तरह से भी नहीं होता है कि लोगों को समझ आए, मगर प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस उसका ये होता है कि आप उसको बताएं कि जब आप इस तरह की कंटेंट एनालिसिस करेंगे तो इसका ये प्रैक्टिकल इन्फ्लुएंस होता है। तो इससे जो है दूसरे रिसर्चर्स को भी फ़ायदा होता है और मूलतः जो अखबार में जो काम कर रहे हों या जो मीडिया में जो काम कर रहे हैं उनको भी थोड़ी बातें समझ में आ जाती हैं कि प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस इसका कैसे किया गया है। तो यहाँ हम जो है ना 10वें स्टेप की बात जो कर रहे थे उसको हम ख़त्म करते हैं। 10वें स्टेप का नाम ये था कि ड्रॉ इन्फरेंसेस एंड कंक्लूजन्स। तो फिर अपन यहाँ कल अपन किसी और विषय पे बातचीत शुरू करेंगे। नमस्कार।